वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर सीरीज की इस अगली वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी लेक्चर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ सब्जेक्ट डिवाइड करके रखे हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या इंडियन पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये लिस्ट है ये कौन से शेड्यूल में मेंशन है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6th शेड्यूल, ऑप्शन बी 7th शेड्यूल, ऑप्शन सी 8th शेड्यूल या ऑप्शन डी 9th शेड्यूल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 7th शेड्यूल। जो हमारा 8th शेड्यूल है, इट इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ 4 स्टेट्स, दैट इज असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। जो हमारा 8th शेड्यूल है ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। 9th शेड्यूल हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था टू प्रोटेक्ट सम लॉ रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 7th शेड्यूल। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन यूनियन लॉ एंड स्टेट लॉ ऑन अ कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट विच लॉ प्रिवेल्स। कि अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर संघ के कानून और राज्य के कानून में टकराव होने पर कौन सा कानून प्रभावी होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कंकरेंट लिस्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर दोनों स्टेट और यूनियन लॉ बना सकते हैं। तो अगर दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर सेम टॉपिक पे लॉ बना दिया और उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट आ गया, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा लॉ है वो प्रिवेल करेगा। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टेट लॉ, ऑप्शन बी यूनियन लॉ, ऑप्शन सी बोथ रिमेन वैलिड या ऑप्शन डी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यूनियन लॉ। अगर कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट में दोनों पार्लियामेंट या यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है और उनके बीच कोई कंफ्लिक्ट होता है, देन यूनियन लॉ विल प्रिवेल। तो क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इफ द राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन इन द नेशनल इंटरेस्ट। कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करे तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 262, ऑप्शन बी आर्टिकल 250, ऑप्शन सी आर्टिकल 356 या ऑप्शन डी आर्टिकल 249। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 249। राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर है कि अगर उसे लगता है कि स्टेट लिस्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए और ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए नेसेसरी है, तो एक और रेजोल्यूशन पास कर सकता है विद स्पेशल मेजोरिटी। ये रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और अगर राज्यसभा में वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो पार्लियामेंट जो है इम्पावर्ड हो जाती है उस स्टेट लिस्ट में मेंशन जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर लॉ बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पावर किस आर्टिकल के अंडर मेंशन्ड है, तो यह है आर्टिकल 249। क्वेश्चन 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स was not among the 5 transferred to the concurrent list in 1976। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 1976 में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए 5 विषयों में शामिल नहीं था। जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1976 में, इसके थ्रू 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से आपका कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सा सब्जेक्ट नहीं था। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी वेट एंड मेजर्स और ऑप्शन डी फॉरेस्ट। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए एग्रीकल्चर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर किए गए थे वो थे आपके एग्रीकल्चर, सॉरी, वो थे आपका एजुकेशन, वेट एंड मेजर, फॉरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। तो हमारा जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए
एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज अ ड्यूटी ऑन द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ पर यह दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षण प्रदान करे? जो और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 355, ऑप्शन सी आर्टिकल 356 या ऑप्शन डी आर्टिकल 360। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 355। जो आर्टिकल 355 है, इसके अंडर सेंटर के ऊपर या यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली गई है। पहली उसकी ड्यूटी ये है कि वो जो स्टेट्स हैं उन्हें किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाना है, और दूसरी ड्यूटी ये है कि यूनियन गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से ही चले। ठीक है, तो ये जो दो ड्यूटीज हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर डाली गई है, इम्पोज की गई है, दैट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 355। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 262 empowered which authority to make law for resolving disputes related to interstate rivers। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतरराज्यीय नदियों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी पार्लियामेंट संसद, या ऑप्शन डी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। जो आर्टिकल 262 है ये हमारा पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। ठीक है, आर्टिकल 262 हमारे पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो कोई भी लॉ बना सकता है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इंटरस्टेट रिवर्स। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल इन 1990 वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन। कि वर्ष 1990 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मंडल कमीशन, ऑप्शन बी सरकारीय कमीशन, ऑप्शन सी कोठारी कमीशन, या ऑप्शन डी पूंची कमीशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरकारीय कमीशन। आर्टिकल 263 जो है, आर्टिकल 263 ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू एस्टेब्लिश अ इंटरस्टेट काउंसिल व्हेनेवर ही थिंक इट इज नेसेसरी। प्रेसिडेंट को अगर लगे कि अब ज़रूरत है, नेसेसिटी है, तो वो आर्टिकल 263 के अंडर ही इज एम्पावर्ड कि वो एक इंटरस्टेट काउंसिल बना सकते हैं। तो जो पहली इंटरस्टेट काउंसिल जो थी वो 1990 में बनी थी, और वो बनी थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सरकारिया कमीशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूरे भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 300, ऑप्शन बी आर्टिकल 301, ऑप्शन सी आर्टिकल 302, या ऑप्शन डी आर्टिकल 303। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी आर्टिकल 301, आर्टिकल 301। अगला, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑन विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकते हैं? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉर युद्ध, ऑप्शन बी एक्सटर्नल अग्रेशन बाहरी आक्रमण, ऑप्शन सी आर्म्ड रिवेलियन सशस्त्र विद्रोह, या ऑप्शन डी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आंतरिक अशांति। जो आर्टिकल 352 है, ठीक है, 352 जो है, इसके अंडर प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन। जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, इट इज नॉट अ ग्राउंड ऑन विच ए नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड। जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था ये आर्टिकल 352 में पहले ओरिजिनली मेंशन था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो आपका इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था इसे रिप्लेस कर दिया था आर्म रिबेलियन के साथ। तो अभी जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है अब ये ग्राउंड नहीं है जिसके ऊपर आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स नेशनल इमरजेंसी फर्स्ट प्रोक्लेम्ड इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1971 या ऑप्शन डी 1975। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1962। जो इंडिया में, भारत में पहली बार जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी वो इंडिया चाइना वॉर 1962 के दौरान की गई थी। और जो दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी वो इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 के दौरान की गई थी। और थर्ड टाइम जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी वो 1975 में की गई थी। तो अभी तक हमारे देश में सिर्फ 3 बार नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है और पहली बार किया गया था आपका 1962 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 या ऑप्शन डी आर्टिकल 358। तो इसका जो सही आंसर है वो आर्टिकल 358। तो जो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, वो किसी स्टेट पे इम्पोज किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356 ऑन 2 ग्राउंड्स। ठीक है, 2 ग्राउंड्स के ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। पहला ग्राउंड जो है वो आर्टिकल 356 में ही मेंशन्ड है आपका, और दूसरा जो ग्राउंड है वो आपका मेंशन है आर्टिकल 365 में। तो पहला ग्राउंड ये है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है स्टेट में जिसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं चलाई जा सकती है, तो प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकता है। और दूसरी कंडीशन तब होती है अगर सेंटर की किसी भी इंस्ट्रक्शन को या डायरेक्शन को स्टेट कंप्लाई नहीं करता या फेल हो जाता है कंप्लाई करने से, मानने से, तो भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर था क्वेश्चन 11 का, दैट इज आर्टिकल 356। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड इन अ स्टेट विद रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल? संसद की बार बार स्वीकृति के साथ किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 3 ईयर्स या ऑप्शन डी 5 ईयर्स। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी 3 ईयर्स। जब प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी स्टेट में, तो उसकी प्रोक्लेमेशन को विद इन 2 मंथ पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। और अगर एक बार पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देता है देन इट कैन कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, और हर 6 महीने के बाद इसकी अप्रूवल फिर से चाहिए होती है, और 6 महीने के बाद करके इसे सिर्फ 3 साल तक ही मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल को। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट बाय ऑप्शन ए अ सिंपल मेजोरिटी, ऑप्शन बी स्पेशल मेजोरिटी, ऑप्शन सी इफेक्टिव मेजोरिटी या ऑप्शन डी नो वोटिंग नीडिड। मतलब वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा किस प्रकार के बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? साधारण, विशेष, प्रभावी या मतदान की आवश्यकता नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सिंपल मेजोरिटी। आर्टिकल 360 के अंडर जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है उसकी विद इन 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल जरूरी है उसकी कंटिन्यूशन के लिए। और जो ये अप्रूवल है पार्लियामेंट में, ये दोनों हाउसेज में सिंपल मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। मतलब इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, ये सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाएगा। और अगर एक बार इसकी अप्रूवल मिल जाती है, मतलब एक बार पार्लियामेंट में इसकी अप्रूवल पास हो गई, तो इसको फिर इनडेफिनेट टाइम के लिए ये एक्टिव रहती है और जब तक इसको रिवोक नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसकी रिपीटेड जो अप्रूवल है पार्लियामेंट से उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार अगर अप्रूव हो जाती है तो ये जब तक गवर्नमेंट चाहे तब तक ये कंटिन्यूशन में रहती है, जब तक इसे रिवोक ना किया जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट वॉज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था?
तो हमारे ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी केरला, या ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए पंजाब। 1951 में पहली बार किसी स्टेट में जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था तो वो था पंजाब। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से भारत की संघीय कार्यकारिणी का हिस्सा कौन नहीं है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भारत के चुनाव आयुक्त। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो कौन कौन है, उनमें कौन कौन आता है? उसमें आते हैं आपके प्रेसिडेंट, ठीक है, आपके वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और आपका अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, या ऑप्शन डी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जब हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं तो उनके लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द मेंबर्स विच कंसिस्ट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है, आपके किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 16 का दैट इज ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट अ पार्डन इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल। राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 72, ऑप्शन बी आर्टिकल 68, ऑप्शन सी आर्टिकल 61, या ऑप्शन डी आर्टिकल 82। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 जो है ये इंपावर करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, टू पार्डन अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस। तो जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की वो कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 72। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो पावर्स इज नॉट अवेलेबल टू द इंडियन प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास उपलब्ध नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पॉकेट वीटो, ऑप्शन बी सस्पेंसिव वीटो, ऑप्शन सी क्वालिफाइड वीटो, या ऑप्शन डी एब्सोल्यूट वीटो। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज क्वालिफाइड वीटो। जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनके पास क्वालिफाइड वीटो नहीं होती है, ठीक है। ये क्वालिफाइड वीटो जो होती है ये यूएसए के प्रेसिडेंट इंजॉय करता है। जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनके पास 3 वीटो पावर है। पहली है हमारे पास पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब है कि अगर पार्लियामेंट कोई बिल भेजता है प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, उन्होंने रख दिया है, ना उसके लिए मना कर रहे हैं ना ही उसे साइन कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपने पास रख लिया है उसे, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसे कहते हैं पॉकेट वीटो, कि जेब में डाल लिया, कुछ एक्शन नहीं ले रहे। सस्पेंसिव वीटो का मतलब है कि पार्लियामेंट ने कोई बिल भेजा और प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए वापस पार्लियामेंट के पास भेज दिया कि आप इसके ऊपर फिर से एक बार रिकंसिडर कर लो, तो उसे कहते हैं हम सस्पेंसिव वीटो। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि प्रेसिडेंट ने उस बिल को विदहोल्ड कर दिया, मतलब उसको असेंट नहीं दी, मना कर दिया उस बिल को पास करने के लिए, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो इससे क्या होता है कि अगर इस वीटो के अंडर अगर प्रेसिडेंट विदहोल्ड कर देता है बिल को तो बिल जो है खारिज हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, वो लॉ नहीं बनता है। तो जो इस क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है दैट इज क्वालिफाइड वीटो।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज इट मेड मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देना अनिवार्य किया गया था। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो कि अगर पार्लियामेंट एक बिल पास करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उन्होंने पास किया और प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेजा, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन ऐड किया गया था कि प्रेसिडेंट को उस बिल को, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उसको असेंट देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी कर दिया था प्रेसिडेंट के लिए। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो हमारा आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है कि द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मॉडल्ड आफ्टर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मतलब भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के उपराष्ट्रपति के पद के आधार पर बनाया गया था? तो हमारे ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी आयरलैंड, या ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। जो हमारा इंडिया में ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट था, इट इज मॉडल्ड आफ्टर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जो आंसर क्वेश्चन 20 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ये खत्म हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई सजेशंस है, या आपके कोई भी डाउट हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ अगली वीडियो तक मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।